आपको ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करना हो तो सबसे पहले ये बोलिएगा ना कि ये कहां से आया है। तो ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of the measurement of the relation between sides and angles of a triangle is known as trigonometry। ध्यान में रखना है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल के साथ उसके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन आप लोग लिखिए। क्या बोलेंगे? ए ब्रांच, लिखते जाइएगा साथ में, ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ में एम कैपिटल लिखते हैं किसी भी सब्जेक्ट का नाम, which deals with the study of relationship between, रिलेशन भी लिख सकते हैं सिर्फ, रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी ट्रायंगल के, ब्रैकेट में कर दीजिएगा स्पेसिफिकली कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल। इसमें नोट्स में लिख देंगे हियर स्पेशली राइट ट्रायंगल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट के लिए ही यूज करते हैं, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे और भी ट्रायंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर हमको किसके बारे में करना है? राइट ट्रायंगल्स इज बीइंग स्टडीड। राइट ट्रायंगल के बारे में हम लोग यहां पर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आया कहां से है? तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड ट्रिगोनोन, ठीक है, और दूसरा वर्ड है मेट्रोन, याद रखना। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्राइगोनल, ट्राई मतलब थ्री, अब गोना मतलब एंगल, थ्री एंगल से बना हुआ फेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। और मेट्रोन वर्ड का मीनिंग क्या है? मेजरमेंट। इसीलिए इसको ऐसा डिफाइन किया गया कि इस ट्रिगोनोमेट्री में मेजरमेंट, इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और आप जानते हैं ट्रायंगल में दो ही चीज होता है, एक तो उसका साइड और दूसरा उसका एंगल। इसीलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल्स के साइड और उनके एंगल में रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे। जैसे ये राइट ट्रायंगल बनाया गया था, इसमें कोई एक एंगल मान लिया गया और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे? वैल्यू निकाल रहे थे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? ये इस एंगल से संबंधित होता है, इस एंगल से ये रिलेटेड होता है। इसीलिए हम लोग बोले साइड्स और एंगल में रिलेशन। ट्रिगोनोमेट्री की जब भी बात होगी तो याद रखिएगा एंगल्स को साइड से रिलेट किया जाएगा। ये साइड इससे रिलेट हो सकता है, ये साइड इससे रिलेट हो सकता है, ये साइड इससे रिलेट हो सकता है। कहने का मतलब परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से रिलेट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को बेस से रिलेट कर सकते हैं और बेस को हाइपोटेनस से रिलेट करते हैं। और इन्हीं के बारे में हम लोग इसमें पढ़े हैं कि cos ऑफ एंगल इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, tan ऑफ एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्यों किया गया, ये ट्रिगोनोमेट्री क्यों लाया गया? ठीक है, यही इसका एप्लीकेशन है, याद रखिए। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये हमेशा से जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे पहले के समय में, जैसे कि आर्यभट्ट, थेल्स, ठीक है, और भी बहुत सारे थे, ठीक है, पाइथागोरस, उन लोगों ने क्या किया, और बेबीलोनियन सभ्यता में भी बहुत लोग थे, सिविलाइजेशन आप लोग पढ़े हैं,
हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी इसका यूज दिखता है। उस समय के जो एस्ट्रोनॉमर होते थे, जो किसको देखते थे, ग्रह नक्षत्रों को देखते थे, उन ग्रह नक्षत्रों के डिस्टेंस को, प्लैनेट्स के सन से, प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस ट्रिगोनोमेट्री को अस्तित्व में लाया गया था। ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस ही इसलिए बना था कि हम लोग क्या कर सके, एक ऑब्जेक्ट जो हमारे यूनिवर्स में है उससे दूसरे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, उसके हाइट को मेजर कर सके। और जैसे जैसे मैथ और एडवांस होता चला गया, इस ट्रिगोनोमेट्री का यूज और ज्यादा बढ़ता चला गया। अब आजकल के समय में हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े अगर ट्रीज हैं, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, बहुत दूर दूर तक नदियां हैं, नदी की गहराई है, इन सबको मेजर करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्री की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का हाइट, उसका डिस्टेंस, उसकी मेजरमेंट सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बाद में लिख लीजिएगा फिर। तो एप्लीकेशन का मतलब यूज होता है, आप जानते हैं। तो पिछले चैप्टर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के वेरियस फंक्शंस को पढ़ चुके हैं, उनके आइडेंटिटीज को पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ चुके हैं उनका, ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, सप्लीमेंट पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग उसी सब फॉर्मूलाज का यूज करेंगे और उसकी मदद से हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट, उसकी डिस्टेंस, उसकी डेप्थ मेजर करने की कोशिश करना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री का यूज करने के लिए दो चीज चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर किसको कहते हैं? तो वन हु ऑब्जर्व्स एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता हो उसको हम लोग ऑब्जर्वर कहते हैं। और दूसरा चीज होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो द थिंग विच इज बीइंग ऑब्जर्व, जिस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और किसी का एक वर्ड है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, हम पूरे पार्ट को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसके किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए बोल सकता है, तो उस वर्ड को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे? द फिक्स्ड पॉइंट of a thing which is being observed। किसी ऑब्जेक्ट अगर बड़ा हो तो उसका ऐसा फिक्स पॉइंट जिसको हमको ऑब्जर्व करना है वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए हम कोई एक आदमी है, अभी तक हम बचपन से ऐसे ही आदमी बनाते आए हैं, ये नॉट हो गया, और मेरे सामने में मान लीजिए ये कोई एक बहुत ही बड़ा टावर है। ठीक है, ये बड़ा टावर है, इस टावर पर यहां मान लीजिए लाइट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है, जो इस टावर को देख रहा है, ये किसका काम करेगा? ऑब्जर्वर का काम करेगा। और हम लोग कहां से देखते हैं? अपने आंख से देखते हैं। तो आंख हमारा ऑब्जर्वर का फिक्स पॉइंट बन जाएगा। दूसरा, जिस चीज को हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है? टावर है, लाइट टावर है। लाइट टावर आप लोग जानते हैं, समुद्री रास्तों में लाइट दिखाने के लिए बड़ा बड़ा टावर बीच में लगाया जाता है, जिससे लाइट चारों तरफ फैलता है। जेल वगैरह में भी लगाया जाता है, खगड़िया जेल में देखे हैं हम लाइट। ठीक है, तो ये मेरा लाइट टावर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ये आदमी इसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा और इसका बहुत सारा पार्ट है, हम कहाँ देखना चाहते हैं? तो मान लीजिए हम इसके सबसे ऊपरी पॉइंट को देखना चाहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ
ऑब्जेक्ट कहलाएगा। या हम इसके ग्राउंड को देखना चाहते हैं, ये ग्राउंड भी क्या कहला सकता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों जगह को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं, ऑब्जर्वर समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट और क्या पॉइंट है जिसकी मदद से हम ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट या इसी को लाइन ऑफ विजन भी कहते हैं। लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन। तो इसको समझिएगा कि हम लोग जिस ऑब्जेक्ट को या जिस ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट को देख रहे हैं, उस पॉइंट को ऑब्जर्वर से मिलाने वाला जो इमेजिनरी लाइन होता है, ये वास्तव में होता नहीं है, हम लोग ऐसा अपना एज्यूम करके बनाते हैं हाइट। इसी इमेजिनरी लाइन को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। ध्यान रखना है, क्या चीज हमको बोलेगा व्हाट इज लाइन ऑफ साइट, डिफाइन कीजिए। तो हम बोलेंगे द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट का डिफिनेशन क्या होगा, द इमेजिनरी लाइन, लिखते जाइएगा, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन from the observer to the point of the object being viewed is called line of sight। line of sight या line of vision किसको कहते हैं, तो याद रखना है कि ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट को हमको देखना है उस पॉइंट को मिला दीजिए, यही जो इमेजिनरी लाइन होता है ये लाइन ऑफ साइट होता है। अगर हम नीचे देखना चाह रहे हैं इसको नीचे से मिला दीजिए, ये क्या बन जाएगा, लाइन ऑफ साइट बन जाएगा। ठीक है, जिस भी पॉइंट को देखना हो आप उस पॉइंट को मिला दीजिए, ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। दूसरा इसमें क्या लाइन पढ़ना होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, ये तो आपको बखूबी मालूम है, शुरू से ही पढ़ते आए हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं, ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन होता है वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कहलाता है। इसके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल। तो द लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड is known as horizontal। जो परपेंडिकुलर होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं, जो पैरेलल होता है, ये मेरा ग्राउंड है, जमीन है, देख लीजिए, इसके पैरेलल जो लाइन खींचा जाएगा यही लाइन क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको मिटाते हैं। एकदम याद रखिए, मैथ मतलब नहीं होता है कि फार्मूला पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट, दैट इज नॉट मैथ। ऐसा मैथ जो पढ़ते हैं वो आगे जाकर गिनेंगे, गारंटीड गिनेंगे। मैथ का मतलब है हम उसके कंसेप्ट को समझे। अब देखिए, जब हम आपको ये समझा देंगे, अब इसका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं है, आप अगर लैंग्वेज नहीं समझ सके इंग्लिश में तभी दिक्कत आएगी, नहीं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन ये कहां से आया, एलिवेटर वर्ड से आया। एलिवेटर किसको बोलते हैं, लिफ्ट को बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे, लिफ्ट में लिखा रहता है, हम लोग अपने भाषा में लिफ्ट बोलते हैं, लेकिन वो लिफ्ट नहीं होता है, उसका वास्तव में नाम होता है एलिवेटर। इसीलिए कहता है स्टे अवे फ्रॉम द एलिवेटर बटन्स। अभी कोविड-19 के समय में बोलता है कि बटन्स को क्या कीजिए, हैंड से टच मत कीजिए। तो एलिवेट करने का मतलब होता है ऊपर उठाना, किसी भी चीज को ऊपर उठाना। तो एलिवेशन का मतलब क्या होगा, ऊपर का चीज। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल होगा, तो याद रखिए कि जब कभी हम लोग हॉरिजॉन्टल से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बनेगा,
उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट and the horizontal, the angle formed by the line of sight and the horizontal when the object is above horizontal is known as क्या चीज? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं? तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल होता है यही क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। लेकिन कब? जब ये हम जिसको देख रहे हैं वो इस हॉरिजॉन्टल से ऊपर होना चाहिए, ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन वर्ड सुने हैं, आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। बहुत सारा सुसाइड हो रहा है डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेस कर देना, नीचे कर देना, कम कर देना। लोग जब अपनी भावनाओं को सीमित कर देते हैं, बांध लेते हैं, ना किसी से बोलते हैं, ना कुछ करते हैं, चुपचाप घर में बंद हो जाते हैं, दैट इज डिप्रेशन। ठीक है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है, इससे नीचे, तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है? इसी को सेम लिखना है, बस खाली क्या कर देना है? एबव की जगह बिलो कर देना है। ठीक है? सेम डिफिनेशन, सेम डिफाइन, सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि एबव के जगह पर क्या हो जाएगा? बिलो हो जाएगा। एक्सेप्ट लिख देते हैं। एबव की जगह पर अगर हम लोग सिर्फ बिलो लिख दें तो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस चैप्टर में हमको इन्हीं 3 पॉइंट्स के बारे में समझना है। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में और लाइन ऑफ साइट के बारे में। ठीक है? और इन्हीं के मदद से हम लोग इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करेंगे। कैसे? आप जानते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको जब आप ऑब्जेक्ट से मिलाइएगा तो ये 90 डिग्री बनता है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा जिसमें लाइन ऑफ साइट हमेशा हाइपोटेनस होगा। ठीक है? एक ये बेस बनेगा, तीसरा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। और इन्हीं का यूज हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है? तो अब इसको मिटाते हैं और हम क्या करते हैं? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका यूज ट्रिगोनोमेट्री का किया जाता है। एक बार हम लोग क्या करते हैं? साइड में फॉर्मूलाज को रिकॉल कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है बताइए? साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, सबको बोलना है। ऑडियो ऑन नहीं भी कीजिएगा तब भी चलेगा, पर बोलिए। क्लास में इंटरेस्ट लेना हो तो साथ में बोलते जाइए, नहीं तो आधा घंटे के बाद नींद ही आती है। हम भी जब हिंदी पढ़ते थे ना तो पिताजी से बहुत पिटाई होती थी, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी, क्योंकि वहां सिर्फ सुनना रहता था। हिंदी में कहानी सुनते हैं लोग, तो बोलते रहना है, इंगेज रहिएगा, नींद नहीं आए। तो एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा बताइए? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। चलिए ठीक है। कॉस थीटा बताइए? हाँ, बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा बोलिए? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इन्हीं तीनों का यूज हम लोग करेंगे, ज्यादा का यूज हमको आगे नहीं होता है इस चैप्टर में। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हमको जैसे बनाना हो। जैसे देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस चैप्टर में याद रखिएगा, पिक्चर जितना ज्यादा आप बनाएंगे आपका कंफ्यूजन उतना कम होगा। ठीक है कि सर क्या निकाले, क्या दिया है, तो आप क्या कीजिए एकदम पिक्चर बनाइए, रफ पिक्चर बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पता है क्या, सुनिए कि एक टावर की हाइट निकालनी है आपको। मान लीजिए ये मेरा टावर है, टावर किसी न किसी ग्राउंड पर होगा, हम ग्राउंड बना दिए, ये टावर। हमको इसकी हाइट निकालनी है कब, अगर पता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, कहने का मतलब हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन किधर जाएगा, मेरा हॉरिजॉन्टल ये है तो इससे ऊपर जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। पता ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और दूसरी बात कह रहा है एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम आई टू द फुट ऑफ द टावर, और हमारे आंख से टावर के फुट का, फुट मतलब पैर, पैर कहाँ होता है, नीचे होता है। कहता है ये टावर से फुट का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बाप रे कौन है, टावर के फुट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। तो आप हमको इस टावर की हाइट बताइए। देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, इस तरह से क्या किया गया है, माउंट एवरेस्ट की हाइट। हाँ आवाज नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से तो आवाज क्लियर है। आवाज में दिक्कत है किसी को क्या, अभी जा रहा है आवाज, ओ म्यूट कर दिया सॉरी, चलिए ठीक है। तो देखिए इसी कंसेप्ट का यूज किया गया है, बहुत सारे माउंट एवरेस्ट की हाइट निकाली गई है इसी तरीके से, सर जॉर्ज माउंट ने निकाला था इसको, ठीक है, उन्हीं के नाम पर दिया गया है। क्या किया गया, माउंट एवरेस्ट है, जब यहाँ पर सन रहेगा तो इसका कहीं ना कहीं शेडो बनेगा ना, इसका शेडो जमीन पर यहाँ बना, 3-4 जगह पर इसके शेडो को देख लिया गया और उसकी लंबाई जमीन पर नाप ली गई कि मान लीजिए जिस समय सन यहाँ पर है तो मान लीजिए इसका शेडो यहाँ तक बनता है, अब सन को थोड़ा पीछे कर दें तो इसका शेडो मान लीजिए यहाँ तक बनता है। तो इस तरह से क्या किया गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नापा गया, शेडो को तो नापना आसान है जमीन पर, ऊपर आसमान में नापना मुश्किल है, जमीन पर इसके शेडो को हम मेजर कर लिए और इसी में ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम क्या कर दिए, इस हाइट को निकाल दिए, जैसे अभी हम इस क्वेश्चन में निकाले। बड़े बड़े गाछ वृक्ष का, माउंट एवरेस्ट का, एफिल टावर का, इन सब का हाइट क्या किया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशन से कैलकुलेट किया जाता है। अब जरा गौर से देखें, ये जो पिक्चर बन रहा है ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हम मान लीजिए टावर के हाइट को क्या नाम दे देते हैं, ए बी दे देते हैं, और ऑब्जर्वर जहां देख रहा है उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं। तो आप जानते हैं ये राइट ट्रायंगल है और इसमें आपको टावर का हाइट निकालना है, ये एच निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है, हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो देखिए हाइट ऑफ टावर चाहिए, बेस दिया हुआ है, कहने का मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपको स्टेब्लिश करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में स्टेब्लिश होता है बताइए, हाँ tan थीटा में। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर बी, क्या चीज, ए बी, हाइट टावर का क्या है, ए बी है, एंड द ऑब्जर्वर इज एट सी, ऑब्जर्वर किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है। हम लोग क्यों लिखेंगे, सिंस एबीसी इज राइट ट्रायंगल, एबीसी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉस ऑफ, आपको क्या चाहिए, पी और बी चाहिए, तो पी और बी किस रिलेशन में है, tan में है, तो tan ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी होता है। और ये मेरा एंगल सी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ए बी हमको नहीं मालूम, बी सी कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, √3,
टू ए बी बाय 100 मीटर। तो यहाँ से आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू रूट थ्री, दैट इज 100√3 मीटर। देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस टावर के हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए। तो ट्रिग्नोमेट्री के यूज से कैसे हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हाइट को आगे जाकर डिस्टेंस भी निकालेंगे, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन आता चला जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। ये धीरे धीरे आगे जाकर और कॉम्प्लेक्स होने वाला है, लेकिन आपको एक ही कंसेप्ट पर स्टिक रहना है कि हमको किसमें रिलेशन चाहिए, वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम यूज करेंगे। बाकी का यूज कम करने की कोशिश करेंगे, कभी कभी यूज होगा दूसरे का भी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, कहता है बैलून इज कनेक्टेड टू ए मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन बाय केबल ऑफ लेंथ 215 मीटर। कहता है एक बैलून है जो किसी जमीन पर के से वो कनेक्टेड किया हुआ है, ठीक है, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। एक बैलून है आसमान में जो जमीन के किसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अब जमीन पर पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर किया गया है कि ये जो पॉइंट बना है ये ग्राउंड से 60 डिग्री बना है। आप जानते हैं कि अगर इस लाइन को आप ज्वाइन करेंगे तो ये कभी भी 60 डिग्री नहीं होगा ग्राउंड से, क्योंकि वर्टिकल लाइन हमेशा 90 डिग्री होता है। तो उससे कम करने के लिए इसको आपको झुकाना होगा। तो ये वाला लाइन दिया गया है, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री बनाया है ग्राउंड से। और कहता है ये जो रस्सी है जिससे हम इस बैलून को बांधे हैं उसकी लेंथ कितनी है, 215 मीटर है। तो कहता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो इस ग्राउंड से इस बैलून की हाइट को निकालिए। और आप पिछले चैप्टर में ट्रायंगल्स में पढ़े हैं, हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट। आप जब भी फॉर्मूला लिखते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच, यहाँ हाइट बोलते हैं। और ये कौन सा वाला हाइट आता है, आपको मालूम है, ये परपेंडिकुलर वाला हाइट। तो ग्राउंड से इस बैलून का हाइट निकालना है, मतलब कि परपेंडिकुलर निकालना। देखिए ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, हम इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। देखिए हाइपोटेनस दिया गया है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज कीजिएगा, साइन ऑफ थीटा। हम बोलेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, क्या बोलेंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी। और यहां से हम इस वैल्यू को रख देंगे। साइन 60 डिग्री कितना होता है, जल्दी, हाँ, √3/2। तो तैयार रहिएगा, ए सी निकालना है और ए बी हमको दिया हुआ है कितना, 215 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2AC इज इक्वल टू 215√3। यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई, 215√3 अपॉन 2। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 107.5 इंटू √3 का वैल्यू आप जानते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.7 ले लीजिए। इस तरह से आप इसको क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, यही इसकी हाइट हो जाएगी ग्राउंड से। और आपको लास्ट में लिख देना है, हेंस द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम ग्राउंड इज इतना मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाएंगे, आप भी बनाना स्टार्ट कीजिए।